हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके, नोट्स बना सके। और अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को, कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन है क्या चीज। ठीक है। तो जैसे आप जो भी अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, ओके, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, खाना खाना हो, या फिर पानी पीना हो, तो ये सारी चीजें मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही पॉसिबल होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो हैंड शो किए गए हैं आपको। तो पहला जो हाथ है वो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से प्लेस्ड है। अब इसमें जब आप देखोगे कि आपका ये जो बाइसेप वाला एरिया है, इस पोजीशन में ये रिलैक्स कंडीशन में है। ठीक है, वहां पे मसल को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन वहीं पे जब आप इसके पीछे वाली मसल, ट्राइसेप मसल्स को देखेंगे, तो वो जो है इस पोजीशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है। ठीक है। इसी तरह से जब आप अपने हैंड्स को इस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ पे फिर आपका ये जो बाइसेप है वो क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये जो ट्राइसेप है वो क्या होता है, रिलैक्स होता है। ठीक है। तो जैसे आप मान के चलो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पानी का ग्लास उठा करके पी रहे हो। अब उस टाइम पे क्या होगा, आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइसेप रिलैक्स होगा। तो इस तरह से ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो है हेल्प करता है आपको, जो है पूरी आपकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है या जो भी आप करते हैं उसको अचीव करने में। ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके। चलो। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू समझेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये जो इसका मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, ये सबसे अच्छे से कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, या किसके थ्रू, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू। ठीक है। विच स्टेट्स, जो कि कहता है that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filament over the thick filament। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने जो है बहुत अच्छे से थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ये सबको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ओके। उसी के साथ ही हमने यहाँ पे आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये जो सार्कोमियर होता है, जेड लाइन, एच जोन, आई बैंड, ए बैंड, ये सारी चीजें के बारे में हमने जो है बात की थी। ठीक है। तो उस सारी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे इस मैकेनिज्म को समझने के लिए। तो देखो, यहाँ पे ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर्स ड्यू टू। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है किसकी वजह से, स्लाइडिंग ऑफ थिन यानी कि एक्टिन फिलामेंट ओवर थिक यानी कि मायोसिन फिलामेंट। ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को क्या किया जाता है, स्लाइड किया जाता है, किसके थ्रू, ये जो थिक या फिर मायोसिन फिलामेंट है उसके थ्रू। कैसे होता है उसको हम यहाँ पे अभी समझेंगे। तो अब देखो, हमने जो है ये जो इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट, और ये जो है आपका क्या है, मायोसिन फिलामेंट, जिसको हम थिक फिलामेंट भी कह रहे हैं। ठीक है। तो जब आप मायोसिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे इसका जो हेड है ये इस तरह से उठा हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका जो हेड है, एक्टिन में क्या होता है, मायोसिन के लिए जगह होता है बाइंडिंग के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, वहां पे ये जो मायोसिन है वो जा करके क्या करता है, इस तरह से जुड़ जाता है। ठीक है। और उसके बाद इसको इस तरह पे क्या करता है, स्लाइड करता है। अब वो कैसे करता है उसी को हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है उसको समझने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये रिलैक्स्ड स्टेट है, आपका मसल जो है यहाँ पे रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है। तो आपको जो है सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है, ये जो जेड लाइन आपको दिख रहा है उसके बीच का ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है।
इस जेड लाइन से आपका ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? और मायोसिन फिलामेंट इस तरह से बीच में प्रेजेंट होता है। ये तो हम ये बात हमें पता है। अब देखो यहीं पर ही आई बैंड होता है, आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन ही क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक है? मायोसिन नहीं होता। उसी तरह से ये जो ए बैंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ तक मायोसिन का लेंथ है वहां तक ही इसको क्या कहा जाता है, ए बैंड कहा जाता है। अब एच जोन किसको कहते हैं? एच जोन उसको कहते हैं ऐसा जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है ही नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। ठीक है, चलो यहीं पर ही आपका एम लाइन भी आता है। तो एम लाइन जो है यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि ये जो मायोसिन फिलामेंट्स है उसको एक साथ होल्ड करके रखते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। अब देखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो इमेज है, ये वाला जो पोर्शन क्या है आपका, ये है मायोसिन, ठीक है? और ये जो है आपका एक्टिन। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्टिन फिलामेंट, और ये जो है मायोसिन फिलामेंट यहाँ पे इसका हेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जी एनर्जाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटीपी है, तो एटीपी का यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि एटीपी जो है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में टूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है एटीपी अगर ब्रेकडाउन हुआ है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस हुआ है वाटर का यूज करके, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी जो है रिलीज होगी। उस एनर्जी को लेकर के ये जो आपका मायोसिन का ये जो हेड रीजन है वो क्या होता है, एनर्जाइज्ड होता है, और वो इस तरह से खड़ा हो जाता है, आप इस तरह से कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं मायोसिन हेड्स बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन से बाइंड करके क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। क्या बना रहा है वो, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज होता है, और कैसे होता है, मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, दैट इज पावर स्ट्रोक। तो यहाँ पे होता है पावर स्ट्रोक, इस पावर स्ट्रोक स्टेज में या प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एक्टिन फिलामेंट है, नॉट एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ से यहाँ पे जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मायोसिन फिलामेंट है वो एक्टिन फिलामेंट को इस तरह क्या करता है, पुल करता है, खींचता है, किसकी तरफ, सेंटर ऑफ द सार्कोमियर की तरफ। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो, ये क्या है, ये मायोसिन है, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से बाइंड होगा। ठीक है, इधर का मायोसिन यहाँ पे एक्टिन के साथ इस तरह से बाइंड होगा, और पावर स्ट्रोक के टाइम पे ये जो मायोसिन का हेड है वो इस एक्टिन को इस तरह जो है पुल करेगा, और ये जो मायोसिन का हेड है उसको इस तरह यहाँ पे सेंटर ऑफ द सार्कोमियर की तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये जो एक्टिन है वो ये जो मायोसिन फिलामेंट है वो एक्टिन फिलामेंट को कहाँ पे, सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जब आप कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में देखेंगे तो वहां पे ये जो सार्कोमियर का लेंथ है, ठीक है, पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सार्कोमियर का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ पे सार्कोमियर जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो वो शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। तो इसी को ही बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आपका जो लेंथ ऑफ ए बैंड है, ठीक है, ये जो मायोसिन वाला जो फिलामेंट है, तो ये जो ए बैंड वाला जो लेंथ है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो ना ही कभी घटेगा, ठीक है, और ना ही कभी बढ़ेगा। ओके, तो चाहे वो रिलैक्स स्टेट में हो, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में हो, या फिर हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसमें भी ये जो ए बैंड का जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो वहां पे चेंज नहीं होगा। अगर हम वहीं पे आई बैंड की बात करें तो आई बैंड जो है कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। कैसे होता है, हम इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आई बैंड कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम में जब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ही छोटा ही लेंथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आई बैंड जो है शॉर्ट हो जाता है ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रेक्शन। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके, अब देखो, चलो यहाँ पे तो ये जो मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन दोनों को यहाँ पे सेंटर ऑफ सार्कोमियर पे
पर लेकर के आया, अब क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर क्या होता है आपका रिलैक्सेशन। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब ये जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तभी क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो देखो, तो यहाँ पे ये जो है एक्टिन और मायोसिन यहाँ पे बाइंड हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, वो जो है ऐसे ही इजिली जो है ब्रेक नहीं होते। ठीक है, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है वो इजिली ब्रेक नहीं होता। वो क्या होता है यहाँ पे आपका, इसको जो है एटीपी दे करके क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। क्या किया जाता है, एटीपी दे करके। इसीलिए यहाँ पे इस टाइम पर यहाँ पे आपको एटीपी का एंट्रेंस आपको देखने को मिल रहा है। As myosin heads bind ATP, the cross bridges detach from actin। ठीक है, तो जैसे ही एटीपी यहाँ पे बाइंड होता है वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे एक्टिन और ये जो मायोसिन के बीच का जो क्रॉस ब्रिज है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो इसी को ही बोला जाता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, इसमें हम समझते हैं कि कैसे जो है मायोसिन, ये जो स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर थिक मायोसिन या फिर थिक फिलामेंट या फिर मायोसिन फिलामेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीच में इंपॉर्टेंट चीज लिखी है क्या, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूज इफ एटीपी इज अवेलेबल एंड कैल्शियम +2 लेवल इन दी सार्कोप्लाज्म इज हाई। तो इसी चीज को हम यहाँ पे समझेंगे, मैकेनिज्म को। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म में। तो देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हो क्या रहा है, muscle contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system CNS via motor neuron। तो देखो सबसे पहले जो ये जो मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूरल सिग्नल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि आपका जो माइंड है वो। ओके, फिर यहाँ पे जो आपका माइंड है वो मसल फाइबर्स को, मसल फाइबर मतलब कि मसल सेल, ठीक है, मसल सेल्स को क्या देते हैं, कमांड करता है कि आप ये चीज करो। ठीक है, जिसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है। तो उस मैसेज को लेकर के आता कौन है, मोटर न्यूरॉन। आपके माइंड से फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है और वहां पे ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है जिसको आपको उठा करके पीना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दिमाग जो है आपको सिग्नल देता है कि आपको प्यास लगी है, वहां पे जो है ग्लास ऑफ वाटर रखा है। ठीक है, तो वो आपके मसल को कमांड दे रहा है कि हाँ भाई उसको उठा करके पियो। तो उस मैसेज को कौन लेकर के आएगा, मोटर न्यूरॉन लेकर के आएगा। अब मोटर न्यूरॉन क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। अ नर्व सेल दैट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू मसल फाइबर। एक ऐसा नर्व सेल है जो कि इम्पल्स को लेकर के आता है सीएनएस टू मसल फाइबर या फिर मसल सेल। रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन, और यही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन को शुरू करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, ओके नाउ अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constituent a motor unit। अब यहाँ पे मोटर यूनिट की बात आती है, तो देखो जो मोटर न्यूरॉन है प्लस मसल फाइबर, तो यहाँ पे ये जो नर्व टंक आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, सीएनएस से इम्पल्स लेकर के आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और वो कहाँ पे किससे अटैच्ड हो रहा है, वो किसको जो है मैसेज पहुंचा रहा है, मसल फाइबर्स को। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर को एक साथ हम क्या कहते हैं, मोटर यूनिट कहते हैं। अब देखो मोटर यूनिट में भी यहाँ पे कुछ बातें हैं। वन मोटर न्यूरॉन, एक आपका मोटर न्यूरॉन होगा प्लस ऑल मसल फाइबर्स इट सप्लाई। तो एक मोटर न्यूरॉन होगा और जितने भी मसल फाइबर्स को, मसल सेल्स को ये जो है इम्पल्स दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, मोटर यूनिट कहेंगे। अब यहाँ पे बात आता है स्मॉल मोटर यूनिट का। ठीक है, तो ये जो स्मॉल मोटर यूनिट होते हैं वो फाइन कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपका जो आईज हो गया, फिंगर्स हो गया, यहाँ पे जो है प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट होता है लार्ज मोटर यूनिट। तो लार्ज मोटर यूनिट जो है बहुत ज्यादा वहां पे कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहां पर पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत है, जैसे कि आपका जो थाई रीजन है, काफ रीजन है। ठीक है, तो वहां पे जो है पावरफुल कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे लार्ज मोटर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो मोटर यूनिट समझ में आया, ओके। The junction between a motor neuron and the sarcolemma of muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor end plane। तो that is the very very important point। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूरो मतलब कि न्यूरॉन होगा, और मस्कुलर, ठीक है, मतलब कि मसल का पार्ट।
तो इन दोनों के बीच न्यूरॉन एंड जो मसल है उसके बीच में आपको जो है जंक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। क्या कहेंगे? मोटर एंड प्लेट्स। ठीक है, किसके किसके बीच का जंक्शन है? न्यूरॉन एंड मसल फाइबर यानी मसल सेल्स। तो जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे मसल फाइबर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे ये न्यूरॉन आया है और यहाँ पे ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसी रीजन को बोला जा रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ a neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter acetylcholine, which generates an action potential in the sarcolemma. अब देखो, सार्कोलेमा क्या है? यहाँ पे ये जो मसल फाइबर है उसका जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी को ही क्या बोला जाता है? सार्कोलेमा बोला जाता है। ठीक है, जिस मतलब जो नॉर्मल जो सेल होता है उसके आप जो कोशिका झिल्ली को क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलोगे। लेकिन ये जो मसल फाइबर है उसका हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सार्कोलेमा उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूरल सिग्नल रीचिंग, तो न्यूरल सिग्नल रीच हुआ कहाँ पे भाई? यहाँ पे आपका जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मोटर एंड प्लेट है वहां पे। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये एक्सॉन है, मतलब कि ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये जो एंडिंग पार्ट है और ये जो है यहाँ पे आपका सार्कोलेमा प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच के जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह रहे हैं या फिर मोटर एंड प्लेट कह रहे हैं। तो वहां तक जो है सिग्नल आया, फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो एक्सॉन होता है इसके यहाँ पे ये जो टर्मिनल पॉइंट है इसमें प्रेजेंट होते हैं वेसिकल्स। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो वेसिकल्स होती हैं इनमें प्रेजेंट होता है क्या? ACH। क्या प्रेजेंट होता है? ACH, एसिटाइल कोलिन, जिसको हम न्यूरो कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो एसिटाइल कोलिन होता है ये क्या करता है? जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा। तो ये जो सार्कोलेमा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर का, इसमें ये जो है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये पूरा स्प्रेड हो जाता है थ्रू मसल फाइबर। तो मसल फाइबर इस तरह से फाइबर जैसे लंबे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, और फिर ये कॉज करेगा क्या? रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, क्या करेगा? रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, दिस स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे ये जो मसल फाइबर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, SR कहते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयन का क्या होता है? स्टोरेज यूनिट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इस कैल्शियम आयन इसमें स्टोर होता है। तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा वैसे ही कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में भेजा जाएगा। ये कैसे होगा इस इमेज में हम समझते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझेंगे, जितनी जरूरत है उतनी ही समझेंगे। तो ये जो है न्यूरॉन है, ठीक है, इसमें वेसिकल्स हैं जिसमें एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है, ACH। तो जैसे ही ये आता है तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब कि आप बोलो करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे होती है। और वो किसकी वजह से होती है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन आयन, जो भी प्लस एंड माइनस, ठीक है, निगेटिव आयंस होते हैं उसकी वजह से ये जो है आपको एक्शन पोटेंशियल देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम जो है आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप इतना ही याद कीजिए कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आता है और यहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होता है। कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है ये कैल्शियम आयन कहाँ पे जाने लगता है? ये जो सार्कोप्लाज्म है आपका, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है आपका? सार्कोप्लाज्म। किसी भी सेल के अंदर के जो मैट्रिक्स होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर का जो मैट्रिक्स है इसको हम सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पे आ गया? आपका सार्कोप्लाज्म में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब यहीं पर ही सार्कोप्लाज्म में ही तो आपका ये जो सार्कोमियर है, ठीक है, या फिर जो मायोफिलामेंट हम जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट है। अब इस सार्कोमियर में ये क्या है? आपका एक्टिन है और ये क्या है? आपका मायोसिन। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैल्शियम आयन का रोल क्या है। तो कैल्शियम आयन का रोल यहाँ पे क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले तो हमने जो है यहाँ पे इमेज दिया हुआ है क्या? एक्टिन फिलामेंट का। ठीक है, अब इस एक्टिन फिलामेंट में भी ये जो होता है वो आपका होता है ट्रोपोनिन,
और ये जो रस्सी जैसा जो दिख रहा है वो आपका होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है? तो जब कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है सार्कोप्लाज्म में, तो ट्रोपोमायोसिन जो है, ये जो नीला वाला जो आपको डोरी जैसा दिख रहा है, रस्सी जैसा, ठीक है, तो वो कवर करता है मायोसिन बाइंडिंग साइट को ऑन एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट में जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसको जो है वो कवर करके रखता है। कब? जब कैल्शियम आयन जो है लो है तब। कहाँ पे? सार्कोप्लाज्म में। लेकिन अब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ गया है। एक्शन पोटेंशियल आ गया है मतलब कैल्शियम आयन यहाँ पे ये जो सार्कोप्लाज्म है उसमें जो है पहुंच चुका है। तो अब क्या होगा, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जो कैल्शियम आयन कहाँ पे आया, सार्कोप्लाज्म में आया, वो किससे बाइंड करेगा? वो आपका बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से। ये जो आपको दिख रहा है इससे ये जो कैल्शियम आयन है वो करेगा बाइंड। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्या होगा? आपका ये जो ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है? वो क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा, वो मूव करेगा और यहाँ पे ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है? वो मायोसिन बाइंडिंग साइट को क्या कर देगा? एक्सपोज़ कर देगा। तो इसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, रिलीज़ ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज़्मिक रेटिकुलम। ठीक है? तो इससे क्या होगा? इंक्रीज कैल्शियम प्लस टू बाइंडिंग टू द ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम आयन जो है ट्रोपोनिन से आकर के जुड़ गया। फिर क्या हो रहा है? ट्रोपोनिन शिफ्ट ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो ट्रोपोनिन होता है वो ये जो डोरी जैसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, रोप लाइक स्ट्रक्चर, उसको वो क्या करता है? शिफ्ट करता है, मूव करता है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? एक्टिव साइट ऑन एक्टिन गेट एक्सपोज्ड। तो यहाँ पे ये जो एक्टिव साइट है या फिर मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हो जाता है? एक्सपोज हो जाता है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है? मायोसिन हेड विद कि कौन-कौन? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड टू द एक्टिन। मतलब कि यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है। तो मायोसिन हेड के साथ एटीपी जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, तो इसको जो है ब्रेक करके मतलब ब्रेक एटीपी का हाइड्रोलिसिस मतलब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है? इस तरह से टूटना। इसके साथ इससे जो है मायोसिन हेड को एनर्जी मिलती है और वो यहाँ पे ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ वो क्या होता है? जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? तो फिर यहाँ पे ये जो बाइंडिंग हुई एक्टिन एंड मायोसिन हेड के बीच में, तो इसको बोला जाता है क्रॉस ब्रिज। तो इसी को यहाँ पे बोला जाता है कि क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म। ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मायोसिन हेड कंटेन्स एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये जो ट्रायंगल जैसा शेप, तो यहाँ पे ये इसको डिनोट कर रहा है किसको? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। ठीक है? तो ये हुआ आपका क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। और ये जो क्रॉस ब्रिज है इसको हम रिगर स्टेट या फिर टाइट बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है? तो क्योंकि ये जो क्रॉस ब्रिज है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए इसको रिगर स्टेट या फिर टाइट बाइंडिंग कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा? अब देखो। ओके, तो हम पहले यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइंस को रीड कर लेते हैं। सो एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोप्लाज्म यहाँ तक पहुंच गया है। नाउ दिस spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ion into the sarcoplasm. Okay, increases in calcium level leads to the binding of calcium with the subunit of troponin on actin filaments. ठीक है? तो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में जैसे ही आता है वैसे ही क्या होता है? वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। ओके, एंड देयर बाई रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। और यहाँ पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ठीक है, उसको जो मास्किंग हो रखी होती है, कवरिंग हो रखी होती है, उसको वो हटा देता है। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site on actin to form the cross bridge. तो यहाँ पे ये जो क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन है वहां पे आपका एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, मतलब कि एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी जो है मायोसिन जो है ले रहा है और यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? तो दैट इज दी आप बोल सकते हो यहाँ पे एटीपी या फिर एनर्जी जो है यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है क्या? पावर स्ट्रोक का। ठीक है? पावर स्ट्रोक में जैसे यहाँ पे स्लाइडिंग होगी, तो देखो इसको पढ़ते हैं। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। ओके, the Z line attached to these actins are pulled inward, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? स्लाइडिंग हो रही है जिसको हम पावर स्ट्रोक कह रहे हैं। अब देखो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज्ड फ्रॉम मायोसिन। ठीक है? तो यहाँ पे ये जो
तो यहाँ पे इसके अंदर में जो आपको ये जो क्रॉस ब्रिज वाला जो इमेज है ना, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट हियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो क्रॉस ब्रिज वाली चीज है, तो इसमें आपको दिख रहा है ये जो मायोसिन हेड है, इसमें क्या है आपका एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एडीपी है और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, आप कह सकते हो। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज फ्रॉम द मायोसिन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, मायोसिन हेड पुल्स एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ, सेंटर ऑफ ए बैंड का मतलब क्या है, ये क्या है, ए बैंड, ठीक है, और ये क्या है, उसका सेंटर हो गया। तो इस तरफ जो है, सेंटर की तरफ, ये जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन को क्या करता है, पुल करता है, खींचता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो जेड लाइन है वो क्या होता है, क्लोजर आता है, वो क्या होता है, पास आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दोनों जेड लाइन है ये थोड़े से क्या आ गए हैं, पास पास आ गए हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से जो शॉर्ट सार्कोमियर है यहाँ पे वो शॉर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। सो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन शॉर्टनिंग ऑफ मसल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, शॉर्टनिंग ऑफ मसल। तो यहाँ पे आई बैंड जो है रिड्यूस हो जाता है, आई बैंड का जो लेंथ है, और ए बैंड जो है यहाँ पे सेम रहता है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो सारे जो मैकेनिज्म है, ये क्या करता है, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे दी आई बैंड गेट रिड्यूस, तो आई बैंड का जो लेंथ है वो छोटा हो जाता है, वेयर एज दी ए बैंड्स रिटेन दी लेंथ, जबकि जो ए बैंड है वो कांस्टेंट होता है, उसके लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। दी मायोसिन रिलीजिंग दी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू दी रिलैक्स स्टेट। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या हुआ, रिलीज हुआ, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ। अब देखो आफ्टर द पावर स्ट्रोक क्या हो रहा है, अब मतलब कि आफ्टर द स्लाइडिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मायोसिन इज स्ट्रांगली अटैच टू एक्टिन। तो अभी भी ये जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बहुत ज्यादा टाइट बॉन्डिंग, मतलब कि रिगर, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, रिगर स्टेट या टाइट बाइंडिंग की स्टेट में ये होता है। तो इट इज नाउ इन लॉक्ड एंड स्टक पोजीशन। तो अब ये जो दोनों की बाइंडिंग है वो दोनों के दोनों लॉक्ड हैं और स्टक पोजीशन पे है, ठीक है। और ये जो है बिना एटीपी खर्च किए यहाँ पे ये जो है अलग नहीं हो सकता। तो क्या होगा, बिकॉज मायोसिन कैन नॉट डिटैच बाई इटसेल्फ। तो मायोसिन जो है खुद से डी अटैच नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आता है, बाइंडिंग ऑफ न्यू एटीपी to myosin head causes changes in shape of the myosin and affinity of myosin for actin decreases, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका रिजल्ट आता है क्या, क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स एंड मायोसिन डी अटैच फ्रॉम दी एक्टिन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, ठीक है। तो नया एटीपी यहाँ पे आकर के बाइंड होता है, और ये जो नया एटीपी है, ठीक है, ये जो नया एटीपी यहाँ पर आकर के बाइंड हुआ है वो क्या करता है, मायोसिन के शेप में क्या कर देता है, बदलाव कर देता है, चेंजेस कर देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो एफिनिटी है, जो लगाव है मायोसिन को एक्टिन से, उसको भी कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो इसकी वजह से ये जो क्रॉस ब्रिज बना था वो क्या होता है, ब्रेक होता है, और मायोसिन जो है यहाँ पे एक्टिन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ओके, तो हाँ अभी हम यहाँ पे एक टर्म होता है रिगर मोटिस। तो रिगर मोटिस के बारे में हम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। आपने जो है कई सारे मूवीज में देखा होगा कि अगर कोई डेड बॉडी है, ठीक है, तो अगर उसका उसके जो हैंड्स हैं अगर वो किसी तरह से मुड़े हुए हैं, या उसका जो कमर है वो किसी तरह से मुड़ा हुआ है, तो डेथ के बाद भी अगर आप उसको सीधा करना चाहो तो आप उसको सीधा नहीं कर सकते। वो फिर से जो है, अगर डेथ के टाइम पे अगर उसका हाथ जो है, ठीक है, उसके जो हैंड्स है
ये हो गए उसके हैंड, ठीक है? तो उसके हैंड अगर इस तरह से मुड़े हुए हैं, तो इसको जब आप इसको इस तरह से सीधा भी करोगे, तो वो फिर से उसी पोज़ीशन पे आ जाएगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं रिगर मोर्टिस। तो वहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है चल रहा होता है, ठीक है? और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मायोसिन और एक्टिन है, वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होते हैं, कि वो लॉक्ड हो जाते हैं और उसको खोलने के लिए आपको जो है वहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपका जो बॉडी वो तो हो गया है डेड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, डेड बॉडी, ठीक है? और उसका डेथ के टाइम पे उसका जो मसल है वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड था। फॉर एग्जांपल हैंड का मसल, ओके? तो अब उसकी डेथ हो गई, इसका मतलब वहां पे कोई भी एक्टिविटी तो होगी नहीं, वहां पर कोई भी एटीपी प्रेजेंट होगा नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो मसल है वो इसी तरह से लॉक हो जाता है, वो जो है डेथ के बाद आप जब इसे सीधा करने की भी कोशिश करें तो नहीं होता है, ठीक है? इसी को ही बोला जाता है रिगर मोर्टिस। क्या बोला जाता है, रिगर मोर्टिस, ठीक है? नाउ, तो ये चीज तो हमने देखी, ओके? तो यहाँ पे जो है फिगर 17.4 दिया हुआ है, स्टेजेस इन द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो सबसे पहला स्टेप जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे एटीपी साइकिल के हिसाब से। तो एटीपी बाइंड्स टू द मायोसिन, क्रॉस ब्रिज ब्रेक। तो यहाँ पे जो है क्रॉस ब्रिज ये बना हुआ था, एटीपी यहाँ पे आकर के बाइंड हुआ मायोसिन से, तो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे टूट गया। फिर उसके बाद एटीपी हाइड्रोलाइज, मतलब वाटर का यूज करके यहाँ पे एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाता है मायोसिन हेड कॉक्ड। मायोसिन हेड कॉक्ड का मतलब होता है आपका क्या, कि यहाँ पे ये जो मायोसिन है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है, और जो इस तरह से स्लाइटली टिल्टेड है वो अच्छे से कॉक्ड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, ओके? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर उसके बाद मायोसिन बाइंड्स एक्टिन। तो मायोसिन जो है यहाँ पे एक्टिन को क्या करता है, बाइंड करता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। फिर उसके बाद एडीपी पर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है रिलीज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये इनऑर यहाँ पे हेड में, मायोसिन के हेड में जो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थे वो यहाँ पे रिलीज हुए, और फिर वहीं पे आता है पावर स्ट्रोक। तो ये एक्टिन फिलामेंट को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड क्या करता है, पुल करता है, खींचता है। फिर उसके बाद नया एटीपी फिर से बाइंड होता है, और ये जो क्रॉस ब्रिज है वो जो है हट जाता है, मायोसिन जो है डीअटैच हो जाता है। सो दिस इज द साइकिल, और ये चीज आपको याद रखनी है, ओके? नाउ, तो ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्शन की बात। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिलैक्सेशन की। तो देखो, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head, and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. ठीक है? तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साइकिल होता है। क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ साइकिल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो साइकिल हमने पढ़ा ना, तो ये रिपीट होते रहता है। तो एटीपी जो है हाइड्रोलाइज होता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज टूटता है। तो ये जो साइकिल रिपीट होते रहता है, कब तक होगा, जब तक कि कंटिन्यूअस स्टिल कैल्शियम प्लस टू इज प्रेजेंट इन दी सार्कोप्लाज्म। तो ये जो सार्कोप्लाज्म है उसमें जब तक कि कैल्शियम आयन है, प्रेजेंट है, तब तक आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो रिपीटेशन ऑफ साइकिल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता रहेगा, होता रहेगा। जैसे ही साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन खत्म हुआ या फिर एटीपी की कमी हुई, आप जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे होता है, देखो, तो सबसे पहले सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम 2 प्रेजेंट था, जो कि कहाँ से आया था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ट्रोपोनिन को वो एक्टिवेट करता है, और जो है जो भी एक्टिव साइट प्रेजेंट है एक्टिन में, उसको वो एक्सपोज करता है। फिर उसके बाद मायोसिन हेड जुड़ करके वहां पे कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसेस होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, देखो, तो यहाँ पे क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम आयन को फिर से पंप बैक किया जाता है सार्कोप्लाज्म टू ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां। अब कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो आपका जो ट्रोपोनिन है वो क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। अब ट्रोपोनिन इनएक्टिव हो गया, तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या करेगा, एक्टिन के पास जो मायोसिन का बाइंडिंग बाइंडिंग साइट है उसको वो फिर से कवर कर लेगा। तो कोई भी क्रॉस ब्रिज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब अगर वहां पे कोई भी क्रॉस ब्रिज नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि नो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? अब अगर वहां पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे जो बॉडी है, जो मसल है, वो रिलैक्सेशन में चला जाएगा।
यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो साइकिल है, ठीक है? तो एटीपी इज़ अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज़ रिपीटेड causing further sliding. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये जो रिपीटेशन ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन साइकिल है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयन को सारे कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप नहीं कर दिया जाता। इसी को आप इस दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस तभी तक कंटिन्यू होगा जब तक कि कैल्शियम आयन जो है सार्कोप्लाज्म में सार्कोप्लाज्म से पूरी तरह हट नहीं जाता। ठीक है, कैल्शियम आयन को आप सार्कोप्लाज्म में क्या कर दो, कम कर दो, आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा ही नहीं। अगर ट्रोपोनिन से बाइंड नहीं करेगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को हटाएगा नहीं, जिससे कि मायोसिन जो है वहां पे नहीं जुड़ पाएगा, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन नहीं होगा, तो नो कॉन्ट्रैक्शन, तो मसल जो है रिलैक्स मोड में चला जाएगा। ओके, दिस causes the return of Z line back to their original position, दैट इज रिलैक्सेशन। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये जो जो जेड लाइन है, ठीक है, जो सार्कोमियर है वो जो है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, जिसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ द जेड लाइंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, तो इस टाइम पे सार्कोमियर लेंथ इंक्रीजेस। सार्कोमियर लेंथ इंक्रीजेस हम इस सेंस में कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये क्या है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे आपका जो सार्कोमियर का जो लेंथ है वो क्या है, कम है। ठीक है, लेकिन जब वो रिलैक्स होता है तो ये जो है यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसी सेंस में इसको बोला जा रहा है कि सार्कोमियर का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। बाकी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं होता, आप कह सकते हो, वो अपने जो है ओरिजिनल स्टेट में ही आता है। ठीक है, और इसी को ही हम मसल रिलैक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। अब देखो, रिएक्शन टाइम के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो रिएक्शन टाइम क्या है? रिएक्शन टाइम होता है क्या? टाइम टेकन बाय अ मसल फाइबर टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये क्या है, हैंड है, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या, कि आपको कोई जो है सेफ्टी पिन लेकर के वहां पे आपको जो है चुभाने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो आपका रिस्पॉन्स या फिर स्टिमुलस क्या होगा कि आप जो है अपने हैंड को वहां से हटा दोगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है रिएक्शन टाइम। तो यहाँ पे हमारे बॉडी में आपको दो तरह के मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे, और वो जो है आपका जो रिएक्शन टाइम जो होता है वो क्या होता है कि वो जो मसल फाइबर है वो कितनी जल्दी जो भी स्टिमुलस आ रहा है उसके अगेंस्ट में कितनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो यही क्या होता है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज मसल्स हैव डिफरेंट फाइबर टाइप्स, क्योंकि जो मसल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहीं पर ही हम दो तरह के मसल्स पढ़ेंगे, मसल फाइबर। ठीक है, एक होता है व्हाइट फाइबर जिसको हम फास्ट ट्विच, मतलब कि बहुत जल्दी इसका रिएक्शन टाइम होता है, और एक होता है रेड फाइबर जिसमें होता है स्लो ट्विच, मतलब कि इसका रिएक्शन टाइम क्या होता है, बहुत स्लो होता है। व्हाइट फाइबर्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आईज में देखने को मिलेगा, हैंड में देखने को मिलेगा, और स्प्रिंट मसल में देखने को मिलेगा। और ये जो रेड फाइबर है वो आपको बैक, आपका जो बैक है एंड पोस्चर एंड मसल्स, पोस्चर मसल्स में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम, कॉजिंग फटीग। अब देखो, हम यहाँ पे, जैसे आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप अचानक से जब आप करेंगे तो आप जो है बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करेंगे, आपके बॉडी में पेन भी चालू हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, ये यहाँ पर समझाया हुआ है। तो देखो, जैसे ही क्या होता है, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, मतलब कि कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या करते हो, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो अपने बॉडी को, मसल्स को। तो फिर क्या होता है वहां पे, ऑक्सीजन सप्लाई बिकम्स इनसफिशिएंट, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो वहां पे कम हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मसल जो है स्विच कर लेता है एनाइरोबिक रेस्पिरेशन में। अब ये जो रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है ये आपको जो है
अ, जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम पढ़े थे, वहाँ पर फिर आपको जाकर के देखना होगा कि वहाँ पे आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और एक होता है एनाएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी यानी कि ऊर्जा जो है ज़्यादा बनती है और एनाएरोबिक में एनर्जी जो है कम बनती है। ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, अब अगर ऑक्सीजन की कमी है तो ये जो हमारे मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में स्विच हो जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो ग्लाइकोजन होता है हमारे बॉडी में, उसको पहले तो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर यहाँ पे होगा ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा ग्लाइकोलिसिस, ठीक है? फिर उसके बाद ये ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में बदल जाएगा और फिर ये जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में एंटर करेगा और वो क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये किसमें होता है? मेनली इन व्हाइट फाइबर्स, मतलब कि जो आपके हैंड्स हो गए, ठीक है? तो वहां पर जो है ये ज्यादा होगा। ओके। तो लैक्टिक एसिड से क्या प्रॉब्लम है? लैक्टिक एसिड से प्रॉब्लम ये है, लैक्टिक एसिड इंक्रीजेस एसिडिटी, ठीक है? तो आपका हैंड है, वहां पे इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन हुआ तो वहां पे जो है लैक्टिक एसिड बनेगा। अब लैक्टिक एसिड बन रहा है, मतलब कि आपका ये जो हैंड का जो मसल है, इसमें जो है क्या बना? लैक्टिक एसिड बना। अब जहां पर एसिड अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब उसका पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? अब पीएच कम हो जाता है तो जो भी एंजाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी एंजाइम है जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। अब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो जो क्रॉस ब्रिज साइकिल है वो क्या हो जाता है? धीमा पड़ जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जो मसल है वो थक जाता है, जिसको हम कहते हैं मसल फटीग। ठीक है? अगर आप मसल फटीग के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है टेम्पररी इनेबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एफिशिएंटली इवन व्हेन स्टिमुलस इज प्रेजेंट। ठीक है? तो मसल फटीग का मतलब है कि आप जो है स्टिमुलस जो है उसके प्रेजेंट होने के बाद भी आप अपने मसल्स को अच्छे से मूव नहीं कर पाते हो, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो। उसी को बोला जाता है मसल फटीग और ये किसकी वजह से होता है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होता है। ठीक है? इसीलिए लिखा है accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen in them causes fatigue. Okay? Now, muscle contains a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. Myoglobin content is high in some of the muscles which gives a reddish appearance. Such muscles are called the red fibers. तो देखो, हमने जो है यहाँ पे दो तरह के फाइबर्स पढ़े, ठीक है? एक है आपका व्हाइट फाइबर और एक है आपका रेड फाइबर। अब इसमें क्या है? अब देखो, अब यहाँ पे आपका जो है मायोग्लोबिन होता है जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा फाइबर रेड होगा और कौन सा जो है व्हाइट फाइबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मायोग्लोबिन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। तो मायोग्लोबिन क्या है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, कहाँ पर? मसल्स में। इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। इसका काम क्या है? स्टोर ऑक्सीजन एंड सप्लाइज इट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है? तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोर करके रखता है और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन को जो है सप्लाई करता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? मोर मायोग्लोबिन मोर ऑक्सीजन, मतलब जितना ज्यादा मायोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। इसका मतलब वहां पे उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब मोर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब मोर एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है मोर एटीपी या मोर एनर्जी। ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका 36 टू 38 एटीपी जनरेट होता है, जबकि जब आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है तो उसमें जो है 2 एटीपी, मतलब कि लेस देन 7% एनर्जी ही वहां पे बनती है। ठीक है? तो ये क्या हुआ? फायदा हुआ मायोग्लोबिन का। अब देखो यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन पढ़ेंगे तो ये जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? सिंगल या फिर वन पॉलीपेप्टाइड चेन बस होता है। ठीक है? सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसीलिए मायोग्लोबिन को मोनोमेरिक बोला जाता है। इस ये जो है कंसिस्ट करता है 153 अमीनो एसिड, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मायोग्लोबिन जो है 153 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है? अनलाइक हीमोग्लोबिन विच हैज 4 सब यूनिट। अब देखो ये जो मायोग्लोबिन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है।
जबकि अगर आप हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन आपको ब्लड में देखने को मिलेगा जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके जो है ट्रांसपोर्ट करता है, जिसमें जो है आपको अल्फा बीटा 2 अल्फा आइडेंटिकल चेन्स एंड 2 बीटा आइडेंटिकल चेन्स इस तरह से 4 सब यूनिट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब देखो ये जो मायोग्लोबिन होता है इसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था कि ये जो है एंजाइम से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, तो हीम जो है यहाँ पे एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप का। तो ये क्या करता है, मायोग्लोबिन कंटेन्स वन हीम ग्रुप। तो ये जो मायोग्लोबिन होता है वो एक हीम ग्रुप जो है कंटेन करता है। और आयरन इज Fe2 प्लस स्टेट, नॉट Fe3 प्लस स्टेट। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे सॉरी नॉट हीमोग्लोबिन, ये जो हीम है जो कि मायोग्लोबिन में प्रेजेंट है वो Fe+2 आयन स्टेट में होता है, Fe+3 में नहीं। ओके, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ओनली Fe+2 आयन कैन बाइंड ऑक्सीजन। इसीलिए हीमोग्लोबिन जो होता है वहां पर भी जब मैंने आपको स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था तो वहां भी आयरन जो है +2 आयन में ही प्रेजेंट होता है, +3 आयन में प्रेजेंट नहीं होता, ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट की अगर हम बात करें तो वन मायोग्लोबिन बाइंड्स वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एक मायोग्लोबिन में एक हीम ग्रुप होता है। अब अगर वहां पे एक हीम ग्रुप है इसका मतलब वो एक ही ऑक्सीजन से क्या करेगा, बाइंड करेगा। ऑक्सीजन बाइंड्स रिवर्सिबली टू दी Fe+2 ऑफ हीम। तो यहाँ पे जो Fe+2 से ऑक्सीजन जो बाइंड होता है वो रिवर्सिबली होता है। ठीक है, वो अगर यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका ये Fe+2 है वो ऑक्सीजन से बाइंड करके यहाँ पे ठीक है प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो जो है इस तरह से बैकवर्ड रिएक्शन भी वो होता है। सेम चीज जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हीमोग्लोबिन में भी होता है। ठीक है, तो उसी को चलो हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन के बीच में हम कुछ यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मायोग्लोबिन का लोकेशन है मसल्स में, हीमोग्लोबिन का लोकेशन है आरबीसी में। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। सब यूनिट की बात करें 1 और इसमें जो होता है 4। मॉलिक्यूलर नेचर की बात करें तो ये होता है मोनोमेरिक 153 अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ है। हीमोग्लोबिन जो है टेट्रामर होता है। ठीक है, जिसमें आपको 2 अल्फा बीटा इस तरह से जो है चेन आपको देखने को मिलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हीम ग्रुप इसमें सिर्फ एक ही होता है, इसमें 4 होता है। अब देखो ऑक्सीजन बाइंडिंग, अब एक हीम ग्रुप है तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन से वो बाइंड करेगा। लेकिन आरबीसी में जब आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें जो है आपको इस तरह से 4 हीमोग्लोबिन जो है देखने को मिलते हैं। तो 4 हीमोग्लोबिन तो 4 ऑक्सीजन से वो बाइंड करता है। ठीक है, कोऑपरेटिविटी करें तो मायोग्लोबिन में एब्सेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो मायोग्लोबिन का जो एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि हीमोग्लोबिन में वो जो है मायोग्लोबिन से कम होता है। एफिनिटी का मतलब होता है कि उससे फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को ज्यादा पसंद करता है हीमोग्लोबिन से। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के बारे में बात। अब हम यहाँ पे फाइबर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो सच मसल्स आर कॉल्ड दी रेड फाइबर्स। तो ऐसे मसल जिसमें मायोग्लोबिन जो है बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो उसको हम रेड फाइबर कहेंगे। ठीक है, दीज मसल्स ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइजेज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब देखो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, रेड ये जिस रेड फाइबर्स या रेड मसल्स हैं उसमें जो है बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, अब देखो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो हमें पता है कि वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है। दीज मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एरोबिक मसल। इसीलिए ये जो रेड फाइबर्स होते हैं, रेड मसल्स होते हैं, उसको एरोबिक मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रेड फाइबर के बारे में बात। On the other hand, some of the muscles possesses very less quantity of myoglobin। ठीक है, तो यहाँ पे एक और तरह का मसल्स होता है जिसमें बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एंड देयर फॉर अपीयर पेल और व्हाइटिश, और इसीलिए उसका जो अपीयरेंस है वो जो है पेल कलर या फिर व्हाइटिश दिखता है। दीज आर दी व्हाइट फाइबर्स, और इसे कहते हैं हम व्हाइट फाइबर्स। ठीक है,
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू इन देम, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो भी कम होता है, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई। लेकिन यहाँ पे जो एसईआर है, जो एसआर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। दे डिपेंड ऑन द एनाइरोबिक रेस्पिरेशन या एनाइरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, और जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं उसमें एनाइरोबिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, चलो तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। तो रेड फाइबर को एरोबिक मसल भी बोला जा रहा है, व्हाइट फाइबर इनको एनाइरोबिक मसल बोला जा रहा है। मायोग्लोबिन यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे कम होता है। कलर की बात करें तो रेड और ये पेल और व्हाइटिश आपको दिखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनाइरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है, इसलिए एनाइरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ओके, रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कौन प्रेजेंट करता है? ये मायोग्लोबिन, ठीक है, स्टोर करके रखता है, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें जो है एनाइरोबिक रेस्पिरेशन। एसआर का मतलब होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रेड फाइबर में लेस होता है, इसमें जो है ज्यादा होता है। कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन स्लोली होता है, इसमें फास्ट होता है, जल्दी से। एटीपी प्रोडक्शन की अगर हम, अच्छा, फटीग की अगर हम बात करें, थकने की, तो ये जो रेड फाइबर्स होता है वो लेट में थकेगा, वो बहुत जल्दी थकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, और अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, तो वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एटीपी, ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। अब अगर ऊर्जा ज्यादा है तो वो थकेगा भी कम। ठीक है, लेकिन व्हाइट फाइबर की बात करें तो ये बहुत जल्दी थक जाएगा अर्ली। ठीक है, क्योंकि वहां पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो ना वहां पे ज्यादा एनर्जी निकलेगी, एटीपी बनेगी, ठीक है, कमी हो जाएगी, और ना ही, और वहां पे जो लैक्टिक एसिड बनेगा वो भी एक्यूमुलेट करके मसल्स को और पेन में डाल देगा। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन तो यहाँ पे एफिशिएंट अच्छे से होता है, और यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन रैपिड तो होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि शॉर्टकट एटीपी गेनिंग, ठीक है, लेकिन लेस एफिशिएंट, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बन पाता। चलो, तो ये तो हो गई फाइबर्स के बारे में बात। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये पूरा जो है फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिसको मैं एक बार पढ़ देती हूँ। तो सीएनएस सिग्नल आया, तो उसमें से मोटर न्यूरॉन जो है, उस मोटर न्यूरॉन जो है एक्टिवेट हो गए। ठीक है, उसके बाद वो इम्पल्स को लेकर आए। इम्पल्स रीचेज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोटर एंड प्लेट के पास। फिर उसके बाद वहां पे एसिटाइल कोलिन का क्या हुआ, रिलीज हुआ। फिर उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ सार्कोप्लाज्म में। ओके, और ये फिर पूरे ही मसल फाइबर में फैल गया। फिर उसके बाद वहां पे कैल्शियम आयन का क्या हुआ, रिलीज हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में। ओके, फिर उसके बाद ये जो कैल्शियम आयन है वो ट्रोपोनिन से वो क्या किया, बाइंड किया। अब ट्रोपोनिन से जब वो बाइंड किया, ठीक है, तो वो ट्रोपोमाइसिन को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, जिससे कि एक्टिव साइट ऑन एक्टिन एक्सपोज्ड, मतलब कि एक्टिन में जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट था, एक्टिव साइट था, वो एक्सपोज हो गया। तो फिर अब मायोसिन हेड जो है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस वहां पे होता है, वो एनर्जी गेन करता है और एक्टिन से बाइंड करता है। इसी को बोला जाता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ओके, फिर उसके बाद पावर स्ट्रोक होता है, एटीपी का एनर्जी जो है यूज होता है, और एक्टिन पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। तो और एक्टिन को पुल किया जाता है सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ, जिसकी वजह से आपका ये जो जेड लाइन है वो क्लोजर आता है, मूव क्लोजर, जिसकी वजह से शार्कोमियर छोटा हो जाता है, और इसी को बोला जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ अब देखो, ये तो रिलैक्स स्टेट में हमने देखा, कॉन्ट्रैक्शन में भी हमने देखा। अब हम देखते हैं मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन में जैसे कि आप देख सकते हो, ये जेड लाइन है, जेड लाइन है। ओके, और फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ये मायोसिन है, ये जो है एक्टिन है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि ये जो एच एच जोन है, एम लाइन है, इनका क्या होता है। तो देखो, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सार्कोमियर पार्ट दिया हुआ है, जिसमें जेड लाइन, आई बैंड, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन स्टेट में है ये कॉन्ट्रैक्शन, और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम टिटनी भी कहते हैं। ठीक है, तो जेड लाइन की अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा दूर होंगे,
कॉन्ट्रैक्शन में मूव क्लोजर और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में क्लोज इट पॉसिबल। तो जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उतने ही ज्यादा ये दोनों आपस में पास आ गए होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है। आई बैंड की बात करें तो यहाँ पे आई बैंड का जो लेंथ है वो वाइड होगा और कॉन्ट्रैक्शन में रिड्यूस हो जाएगा और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में ऑलमोस्ट डिसअपियर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो आई बैंड है वो काफी अच्छे से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी है लेकिन वो रिड्यूस हो गया है, छोटा हो गया है, और यहाँ पर है ही नहीं, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गया है। ए बैंड की बात करें तो यहाँ पे रिलैक्सेशन में नॉर्मल लेंथ होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, नो चेंज। तो यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रिलैक्स स्टेट में भी इसकी लंबाई इतनी ही थी, ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भी जितनी है उतनी ही है, और यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में भी इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हुई है। ओके। एच जोन की बात करें तो रिलैक्सेशन में क्लियरली विजिबल, कॉन्ट्रैक्शन में रिड्यूस और यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एच जोन जो है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट नहीं है, मायोसिन ही प्रेजेंट है, इस जोन को एच जोन कहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन में तो ये फिर भी यहाँ पे विजिबल है लेकिन रिड्यूस्ड है। ओके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी एच जोन नहीं होता है। ओके। नाउ एम लाइन। तो एम लाइन जो है रिलैक्सेशन में क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है। एम लाइन होता क्या है, यहाँ पे ये एच जोन का जो मिडिल है ना, यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होता है, और ये जो मायोसिन है उसको वो जो है आपस में होल्ड करके रखता है। तो मायोसिन जो है रिलैक्स स्टेट में भी आपको क्लियरली विजिबल देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन टाइम में भी प्रेजेंट होगा, और मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब भी ये प्रेजेंट होगा। सार्कोमियर लेंथ, तो रिलैक्सेशन में सार्कोमियर लेंथ मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा लंबा आप बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज होता है, और यहाँ पे सबसे कम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन या टिटेनिक कंडीशन में आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कम होता है। ओके। नेक्स्ट है आपका एक्टिन मायोसिन ओवरलैप। तो एक्टिन मायोसिन ओवरलैप जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन में होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा मिनिमम होता है, कॉन्ट्रैक्शन में इंक्रीज होता है और यहाँ पे मैक्सिमम होता है। ओके। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि रिलैक्स कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम कंडीशन में एच जोन का क्या स्टेटस है, आई बैंड, ए बैंड, ये सबका क्या स्टेटस रहता है। यहाँ तक बात समझ में आई। ओके। तो ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो तो हो गया है खत्म। अब आपको इसमें कम से कम 100 प्लस एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इसके जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इसको आपको क्या करने हैं, लगाने हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वाचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।